हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले हैं अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। और मैं आशा करती हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने अपोप्टोसिस वाली पहली वाली वीडियोस देखी होंगी और आपको वो समझ आए होंगी। और आज हम लास्ट पार्ट की ओर चल रहे हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन भी साथ में करेंगे, क्योंकि अगर हम एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना आया है और कितना नहीं आया है, तुम्हें कितना ग्रैब करा है, जो मैंने पढ़ाया है वो तुम्हें कितना समझ आया है। ठीक है, तो बिना क्वेश्चंस के हम कोई भी टॉपिक कवर नहीं करने वाले। क्वेश्चंस तो चलेंगे ही चलेंगे साथ में। एक भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे हम वो कवर करेंगे। नाउ ये हमारा सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 26 जुलाई। और मैं कोशिश, हम लोग की सबकी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको जितना अच्छे से क्वेश्चंस डिलीवर कर पाएं, हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब समझा पाएं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन समझा पाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना प्रिपेयर करना है, कितना आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। तो उसके थ्रू आपकी जो तैयारी होगी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। नाउ अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है CSI UGC नेट के लिए, तो आप क्या ले सकते हैं, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने पर मतलब अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको 6 मंथ्स का चाहिए, 12 मंथ्स का चाहिए या फिर 24 मंथ्स का चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, आपको 10% ऑफ चाहिए अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करेंगे आप, उसके बेसिस पे क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जो भी आपकी पेमेंट होगी, जो भी आपका अमाउंट पे करना होगा, उसमें से 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। आप अप्लाई करेंगे 10% ऑफ और आपको कुमकुम 10 के नाम से ऑफ मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू करते हैं जिसमें नो कॉस्ट EMI है। ओके, तो आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं और आप हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कल हमने बात करी थी अपोप्टोसिस की। एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, इंट्रिंसिक पाथवे हो गया। एक जो थर्ड पाथवे होता है वो पाथवे का नाम है परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे। ठीक है, ये जो थर्ड वाला पाथवे है बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, क्योंकि ये जो परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे है ये हमारा कैस्पेसिस से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कैस्पेसिस पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये खुद का पाथवे चलाता है। ये कैस्पेसिस की एक्टिविटी पर डिपेंडेंट नहीं होगा कि वो आके करेंगे तभी ये इनिशिएट होंगे, ये खुद से इनिशिएट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रेन्जाइम्स होते क्या हैं, तो ग्रेन्जाइम जो होते हैं एक सीरीन प्रोटीजेस होते हैं। दीज आर द सीरीन प्रोटीजेस दैट आर रिलीज्ड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स विद इन द TC सेल्स एंड NK सेल्स। सो आपको समझ में आया होगा कि जो ग्रेन्जाइम्स हैं वो क्या है, एक सीरीन प्रोटीज है। एक सीरीन प्रोटीज है जो रिलीज होती है कहाँ पे, TC सेल्स एंड NK सेल्स। ओके, TC सेल्स एंड NK सेल्स। तो आप इसको याद रखें कहाँ कहाँ हो रही है, TC सेल्स में और NK सेल्स में। नाउ इट इज एन कैस्पेज इंडिपेंडेंट एपोप्टोसिस। ये क्या है, एक कैस्पेज इंडिपेंडेंट एपोप्टोसिस पाथवे है जिसमें क्या होता है, विच क्लीव सेल वाया सिंगल स्ट्रैंडेड DNA डैमेज। वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को डैमेज करेगा, उसके थ्रू क्या होगा, हमारे ये कैस्पेज इंडिपेंडेंट एपोप्टोसिस पाथवे काम करता है। तो आपको ये ग्रेन्जाइम समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज ये जो TC सेल्स होती हैं, हमें पता है T सेल्स का मतलब होता है साइटोटॉक्सिक T सेल्स। ठीक है, ये जो काम आती हैं ये कब काम आती है, जब हमारी बॉडी में या फिर तो कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही हो या फिर किसी वायरस ने हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन किया हो या फिर इन्फेक्ट किया हो। उस टाइम पे हमारी TC सेल्स जो होती हैं हमारे वर्क में आ जाती हैं, फंक्शन में आ जाती हैं। सो दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये पाथवे किससे रिलेटेड होगा, जब कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन, हमारे अंदर कोई भी एंटीजन आ जाएगा या फिर हमारा कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगी, उस टाइम पे क्या करेगा, ये हमारी जो TC सेल्स होंगी ये हमारे फंक्शन में आती है। तो अगर मैं बात करूं परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे, तो ये कहाँ काम आएगा, जब हमारा कोई भी ट्यूमर, हमारी सेल्स बन जाएंगी या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगी, उस टाइम पे हमारा परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे काम आने वाला है। अब हम ये पाथवे पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, इस पाथवे की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है हमारा, कि ये हमारा क्या हो गया,
देखो परफोरिन और एमएससी जो पाथवे होते हैं हमारा रिलीज कैसे होता है, पहले हम ये देख लेते हैं रिलीज कैसे होता है। देखो ये हमारा हो गया टारगेट सेल, ठीक है, ये वाला क्या हो गया हमारा टारगेट सेल हो गया कि हमें इसको क्लीव करना था। ये टीसी सेल्स क्या करती हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनके पास रिसेप्टर होता है टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर होता है टीसीआर, ठीक है। CD8 इनका क्या होता है, जो टीसी सेल्स होती हैं उनपे CD8 मॉलिक्यूलर मार्कर होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो एंटीजन था इसको एमएससी ने प्रेजेंट करा इस सेल्स की, एमएससी क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है, और ये जो एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है वो टीसीआर सेल्स होती है उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन है, ये हमारा एंटीजन नहीं है, ये फॉरेन से आया हुआ है, मतलब कोई बाहर की चीज है, ये हमारी चीज नहीं है, या फिर कोई भी चीज जो हमें इफेक्ट कर रही है तो वो उसको दिखाता है कि एज ए एंटीजन। तो क्या होता है, जैसे ये बाइंड करता है उसके बाद एक चीज रिलीज होती है जिसे बोलते हैं ग्रे एंजाइम। अभी ग्रे एंजाइम रिलीज कैसे होता है, वो होता है परफोरिन की वजह से। किसकी वजह से, परफोरिन की वजह से। परफोरिन का मतलब क्या होता है, ये पोर बना देता है, क्या कर देता है, पोर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही पोर क्रिएट होंगे, जैसे यहाँ पे पोर क्रिएट कर दिया उसने, तो क्या होगा, जो इसके अंदर जो ग्रे एंजाइम स्टोर होगा वो रिलीज हो जाएगा बाहर, जो ग्रे एंजाइम रिलीज था वो रिलीज हो जाएगा बाहर। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, इसने पोर ग्रे एंजाइम और परफोरिन को रिलीज करा, तो इसने क्या करा, पोर बना दिए यहाँ पे देखो ये पोर बन गया। अब यहाँ पे जो ग्रे एंजाइम यहाँ पे रिलीज हुए थे हमारे, वो क्या करेंगे, इस टारगेट सेल पे इफेक्ट डालेंगे, टारगेट सेल को क्लीव करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रे एंजाइम ट्रिगर्स द अपोप्टोसिस ऑफ टारगेट सेल, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया होगा, आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। तो क्या होता है, ये टारगेट सेल हो गई मेरी, टीसी सेल्स हो गई। जो टीसी सेल्स होती है उसमें टीसीआर रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, CD8 मॉलिक्यूलर मार्कर होता है। तो क्या होता है, टारगेट सेल पे से जो एंटीजन होता है तो एमएससी क्या करता है, टीसीआर को प्रेजेंट करता है कि ये हमारा एंटीजन आया है। तो टीसीआर जैसे उस एंटीजन को देखेगा वो क्या करेगा, परफोरिन और ग्रे एंजाइम का सीक्रेशन को बाहर निकालेगा। परफोरिन किस काम के लिए आता है, वो क्या करेगा, टारगेट सेल में क्या बना देगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, यहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देगा, देखो पोर क्रिएट कर देगा, और जो ग्रे एंजाइम रिलीज हुआ है उसको क्या कर देगा, उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, ग्रे एंजाइम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है अपोप्टोसिस कराने के लिए। तो जैसे ही परफोरिन ने पोर करा, ग्रे एंजाइम अंदर गया, तो वो क्या करा देगा, अपोप्टोसिस करा देगा उस टारगेट सेल की। तो ये होता है परफोरिन और ग्रे एंजाइम वाला पूरा मैटर कि कैसे कैसे वो रिलीज होगा, कैसे वो सेल पे काम करेगा। अब ये पढ़ लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, कि यहाँ पे ये था कि म्यूटेटेड प्रोटीन इन अ वॉल्व, ये सब मत पढ़ो, खैर एमएससी थी हमारी क्लास, ये मैंने बता दिया। जो एमएससी क्लास होती है, कौन सी, MSc1, वो क्या करती है, एंटीजन को प्रेजेंट करेगी टीसीआर को, ठीक है। MSc1 क्लास ने क्या करा कि हमारे टीसीआर को प्रेजेंट करा उस एंटीजन को कि देखो ये एंटीजन आया है हमारे पास, MSc क्लास 1 ने करा। MSc1 क्या करेगी, इंटरेक्शन होगा बिटवीन द MSc क्लास 1 एंड TCR, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एक्टिवेशन हो जाता है PI3 काइनेज का, किसका, PI3 काइनेज का एक्टिवेशन हो जाता है। अब PI3 काइनेज एक्टिवेट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो परफोरिन और ग्रे एंजाइम को निकालेगी, परफोरिन एंड ग्रे एंजाइम को निकालेगी। परफोरिन और ग्रे एंजाइम निकल गए, देखो रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद क्या होगा, परफोरिन ओलिगोमराइजेस टू फॉर्म पोर, क्या पोर बना दिए, जहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड सेल थी, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया टारगेट सेल में क्या बना दिए, पोर बना दिए। जैसे ही पोर बने, ये जो ग्रे एंजाइम बी था वो क्या करेगा, वायरस के अंदर एंटर करेगा, मतलब उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर एंटर करेगा, और किसको एक्टिवेट करेगा, जैसे देखो ये परफोरिन था, उसने पोर बनाए, ये ग्रे एंजाइम बन गई। ग्रे एंजाइम क्या करती है, ये हमारे प्रो कैस्पेस 10 को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट कर दिया कैस्पेस 10 में। ये कैस्पेस 10 क्या करेगी, इन रिटर्न प्रो कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगी। अब ये प्रो कैस्पेस 3 क्या करेगी, कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एपोप्टोसिस। अब ये मत बोलना मैम इसमें कैस्पेसिस तो यूज हो गए, तो ये कैस्पेसिस इंडिपेंडेंट पाथवे कैसे हुआ, ये कैस्पेसिस इंडिपेंडेंट पाथवे इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें जो डेवलप, मतलब जो इस इनिशियल स्टेजेस थी उसमें किसी ने कैस्पेसिस की हेल्प नहीं ली है, किसी कैस्पेसिस ने आके इनिशियल कोई कैस्पेसिस ने आके काम नहीं किया है, इसने जो काम किया है परफोरिन और ग्रे एंजाइम ने किया है।
इसीलिए हम बोलते हैं। मैं एक और बात में पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ कैसे हुआ ये। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा MSC1 था जो टारगेट सेल पे था, ठीक है, उसने अपना एंटीजन दिखाया कि देखो एंटीजन आ गया है। TCR ने क्या इसको पहचाना, है ना, टी सेल रिसेप्टर ने इसने पहचाना। उसके बाद क्या करा, इसने रिलीज करा हमारा PI3 काइनेज, उसको बोला कि तुम रिलीज करो परफोरिन को और ग्रे एंजाइम को, जो स्पेसिफिकली जो ग्रे एंजाइम यूज होती है वो बी यूज होती है। ये परफोरिन क्या करेगा, इस टारगेट सेल पे क्या बना देगा, पोर बना देगा। पोर बनाने के बाद ये ग्रे एंजाइम टारगेट्स के सेल के अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस गया। घुसने के बाद क्या करेगा, ये प्रो कैस्पेज 10 को एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 10 में। ये कैस्पेज 10 क्या करेगा, कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देगा। और ये कैस्पेज 3 किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अपोप्टोसिस के लिए। आई होप आपको ये पाथवे समझ आया होगा कि सारा प्रोसेस कैसे होता है। ये हो गया तुम्हारा ये वाला पूरा प्रोसेस। अब एक और बार फिर ढंग से पढ़ लेते हैं। देखो टीसी सेल्स थी, साइटोटॉक्सिक सेल्स थी, इन्होंने क्या करा, परफोरिन एंड ग्रे एंजाइम प्रोटीन को रिलीज करा। जैसे ही परफोरिन ग्रे एंजाइम रिलीज होंगी, परफोरिन क्या करेगा, पोर क्रिएट कर देगा, क्रिएट्स अ पोर इन द मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल। तो जो हमारा टारगेट सेल था उसमें क्या कर दिया इसने, पोर क्रिएट कर दिए। पोर क्रिएट कर दिया, अब क्या करेगा, इट विल अलाउ द एंट्री ऑफ द ग्रे एंजाइम। तो ए और बी, स्पेसिफिकली बी जो जाती है, ठीक है, तो ग्रे एंजाइम एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, टारगेट सेल के अंदर ये एंटर कर जाएंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, ग्रे एंजाइम क्या करता है, ये इंड्यूस करता है एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 10 एंड 9। तो 10 और 9 का एक्टिवेशन करेगा। कैस्पेज 9 या फिर 10 एक्टिवेट कर देगा प्रो कैस्पेज 3 को इनटू द कैस्पेज 3, और कैस्पेज 3 क्या कर देता है, अपोप्टोसिस करा देता है। तो ये वाला पूरा प्रोसेस होता है परफोरिन ग्रे एंजाइम पाथवे का। जो हमारा कैस्पेज इंडिपेंडेंट पाथवे है, जो ग्रे एंजाइम है वो सीरिन प्रोटीएजेस है। आई होप आप लोग को याद रहेगा, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ अगर मैं बात करूं रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस की, तो मैं तुम्हें ये कल भी बता चुकी हूँ, पहली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है बाय BCL2 फैमिली। ये इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और जो कुछ नए पॉइंट्स हैं हम उनको देख लेंगे। नाउ द BCL2 जो होती है उसमें देखो, ये BCL2 हो गया, इसमें हमारे एंटी अपोप्टोटिक भी होते हैं और इसमें प्रो अपोप्टोटिक भी होते हैं, ठीक है। अभी जो एंटी अपोप्टोटिक होते हैं मतलब जो अपोप्टोसिस नहीं होने देंगे, एंटी मतलब जो होने नहीं देते, कौन होंगे हमारे, BCL2 हो जाएगा और BClXL हो जाएगा। तो ये होंगे हमारे एंटी अपोप्टोटिक। अगर प्रो अपोप्टोटिक की बात करूं, इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है BH3 ओनली, मतलब जो BH3 होमोलोग होगा सिर्फ वही। एक होता है हमारा BH123। अगर BH123 की बात करूं तो कौन सा आएगा, बैक्स आएगा एंड बैक आएगा। बैक्स कहाँ यूज होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पे। माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पे जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे होता है उसमें, ठीक है। अगर BH3 ओनली की बात करूं तो उसमें कौन सा आता है, बिड आएगा, बिक, बिम, प्यूमा एंड नॉक्सा। तो ये याद रखना, BH3 ओनली के ये प्रोटीन्स हैं, BH123 के ये वाले हैं। एंटी अपोप्टोटिक कौन है, प्रो अपोप्टोटिक कौन है। हमने ये भी डिस्कस करा था कि जो SAD4 होता है जो हमारे सी अर्चिन में होता है, ठीक है, SAD4 जो होता है वो होमोलोग होता है APAF1 का, जो क्या होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेजेस होते हैं, या फिर ये क्या कराते हैं, प्रो अपोप्टोटिक होते हैं, ये अपोप्टोसिस कराते हैं, ठीक है। सेकंड की बात करूं, SAD9 का जो होमोलोग है वो है BCL2। ये क्या है, एंटी अपोप्टोटिक है। अब कुछ नए पॉइंट्स हैं हमें जो हमें याद करने हैं, जो हमें ध्यान रखना है, जो हमें पूरा टाइम ये दिमाग में रहना चाहिए, ये चीज भी रेगुलेट करती हैं। तो अपोप्टोसिस रेगुलेट्स बाय HSP। हीट शॉक प्रोटीन्स भी अपोप्टोसिस को रेगुलेट करती हैं। कौन कौन सी करेंगी, HSP27, HSP70 एंड HSP90। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कौन कौन रेगुलेट कर सकता है अपोप्टोसिस को, तो तुम्हें HSP पे भी जाना है, HSP भी रेगुलेट करती हैं। ना इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, दे यूज टू ब्लॉक द कैस्पेज 3 एक्टिविटी।
ये क्या करती हैं, कैस्पेज 3 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं। तो कैस्पेज 3 अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर कैसे होगा, ठीक है। हाँ, तो अब आता है अपोप्टोसिस इनिबिट बाय द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारा अपोप्टोसिस को इनिबिट करता है, विच इज अप रेगुलेट द काइनेज लाइक एकेटी काइनेज। तो एकेटी काइनेज को अप रेगुलेट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। आई थिंक ये कैस्पेज 3 को जो इनएक्टिवेट करता है वो एनओ करता है, ठीक है, एनओ करता है इनएक्टिवेट, एनओ करता है कैस्पेज 3 को इनएक्टिवेट, एचएसपी नहीं करते। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारे कैस्पेज 3 को इनएक्टिवेट करता है, इनिबिट करता है। तो ये पीछे पॉइंट चला गया, ये वाला, ये ब्लॉक करता है कैस्पेज 3 को, ठीक है। तो ये क्या होने देगा, कैस्पेज 3 एक्टिवेट इनएक्टिवेट हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा अपोप्टोसिस होने नहीं देगा, ये इनिबिट करेगा। अब देखो कैसे इनिबिट करता है ये। हमारा कोई सर्वाइवल फैक्टर आया कि किसी ने बोला कि इसको मारना है, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं नहीं इसको नहीं मारना है, इसको सर्वाइव ही रखना है ना, इसको जिंदा ही रखना है, तो हम इसको मार नहीं सकते। तो ऐसा क्या आया, एक सिग्नल आया। सिग्नल आने के बाद तो क्या हुआ, जो सिग्नल आने के बाद हमारी PI3 काइनेज ने क्या करा, वो एक्टिवेट हो गई। क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। उसने फर्दर सिग्नल दिया AKT काइनेज को, किसको, AKT काइनेज को, कि एक्टिवेट हो जाओ तुम। और क्या आया है, एक सर्वाइवल फैक्टर आया है। तो तुम्हें सेल को अपोप्टोसिस नहीं कराने देनी है, तुम्हें सेल को अपोप्टोसिस नहीं कराने देनी है, उसको क्या करवाना है, सर्वाइव करवाना है, ठीक है, ऐसा मैसेज आया है। तो AKT काइनेज क्या करता है, जहां पे हमारा BCL2 के साथ हमारा बाइंड था और जो एक्टिव था, BCL2 जो एक्टिव था हमारा, AKT काइनेज ने क्या करा, ATP की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेट करके उसको क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। आया समझ। देखो सर्वाइवल फैक्टर आया, सर्वाइवल के फैक्टर ने बोला PI3 काइनेज को कि तुम जाओ और तुम इसकी अपोप्टोसिस मत होने दो। PI3 ने काइनेज ने बोला AKT काइनेज को, AKT काइनेज को बोला कि तुम जाके रोको। AKT काइनेज ने क्या करा, जो BCL2 जो हमारा एक्टिव था उसको क्या करा दिया, फॉस्फोराइलेट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। ATP को ATP में कन्वर्ट करा और BCL2 को क्या करा दिया, फॉस्फोराइलेट करा दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो इनएक्टिव हो गया। जैसे वो इनएक्टिव हुआ, ठीक है, ये चीज इनएक्टिव हो गई हमारी, जिसने रोक के रखा हुआ था इसको। तो क्या हुआ, BCL2 हमारा हो गया एक्टिव। अगर BCL2 हमारा एक्टिव हो गया तो मैंने तुम्हें बताया जो BCL2 होता है वो हमारा क्या होता है, एंटी एपोप्टोटिक होता है। तो जिसने BCL2 को रोक के रखा था, देखो यहाँ पे इसने रोक के रखा था उसको, ये एक्टिव फॉर्म में था, BCL2 को इसने रोक के रखा था इसलिए एक्टिव फॉर्म में था। जैसे ही हमारा ATP आया और AKT काइनेज ने इस ATP को ADP में कन्वर्ट करा और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करा दिया, देखो यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो गया, तो BCL2 तो हमारा रिलीज हो गया यहाँ पे। जैसे ये रिलीज होगा, ये क्या करेगा, हमारे बैक्स इन सारे प्रो अपोप्टोटिक बॉडीज को क्या कराएगा, इनिबिट करा देगा, उनको बोलेगा तुम अब मत काम करो, और क्या कर देगा, सेल का सर्वाइवल हो जाएगा। आया समझ। देखो सर्वाइवल फैक्टर आएगा, PI3 काइनेज होगा, एक्टिव हो जाएगा, PI3 काइनेज बोलेगा AKT काइनेज को कि तुम एक्टिवेट हो जाओ। AKT काइनेज क्या करेगा, ATP को ADP में कन्वर्ट करेगा और जो BCL2 के साथ जो प्रोटीन बाइंड था उसको इनिबिट कर रहा था, जो एक्टिव फॉर्म में था उसको क्या करेगा, उसको इनएक्टिव कर देगा फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, अब BCL2 को फ्री कर देगा। जैसे BCL2 फ्री होगा वो क्या करेगा, इनिबिट करेगा बैक्स को, जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं। ये जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगी, इनिबिट हो गई, जिसकी वजह से सेल हमारी सर्वाइव कर जाएगी। आई होप, आई विश तुम लोग को ये चीज समझ आई होगी। नाउ ये क्या है, एक ओवरव्यू है अपोप्टोटिक पाथवे का, कि अपोप्टोटिक पाथवे होता कैसे था, सारा का सारा हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, इंट्रिंसिक पाथवे हो गया एंड ग्रेन्जाइम पाथवे हो गया। देखो अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की, तो इसमें क्या होता है, हमारे जैसे हमने पढ़ा था, क्या होता था, डेथ लिगेंड आता था। डेथ लिगेंड कौन सा आता था, फास एल, और रिसेप्टर कौन सा था, फास, जो ट्राइमेरिक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, डेथ लिगेंड आता था एंड दे हैव अ डेथ रिसेप्टर। इस लिगेंड, इस रिसेप्टर के पास में होता था एक डेथ डोमेन, जिसे बोलते थे FADD, ठीक है।
ये जो अडेप्टर होता था FADD, इसमें डेथ डोमेन होता था, एक डेथ इफेक्टर डोमेन होता था, ठीक है, जो क्या करता था, एक डिस्क की फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद कैस्पेज 8 का एक्टिवेशन कराता था। ये कैस्पेज 8 क्या थी, इनिशिएटर प्रोटीन थी, क्या थी, इनिशिएटर कैस्पेज थी। जैसे कैस्पेज 8 एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या करेगा, प्रो कैस्पेज 3 को कैस्पेज 3 में एक्टिवेट कर देगा, प्रो कैस्पेज 3 को कैस्पेज 3 में एक्टिवेट कर देगा और क्या कर देगा, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब अपोप्टोसिस हो जाएगी। अपने प्लान को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, अपने प्लान को उसने पूरा कर दिया। ये तो हो गया हमारा एक्सटेंसिव पाथवे। अगर मैं इंट्रिंसिक पाथवे की बात करूं, उसमें क्या होता है, हमारा जो मैंने बताया था तुम लोगों को, यहाँ पे जो यूज में आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारा उस पर बेक्स काम करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कि तुम साइटोक्रोम सी निकालो। साइटोक्रोम सी जब निकलता है, वो किसके साथ बाइंड करता है, वो बाइंड करता है APAF1 के साथ में विद द हेल्प ऑफ DATP बाइंड करेगा। ये तीनों जब बाइंड कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एपोप्टोजोम बन जाएगा, जिसमें कितनी यूनिट होती थी, 7 यूनिट होती थी। ये बन गया। इसके बाद क्या होगा, वो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट कर देगा, कैस्पेज 9 को। कैसे, प्रो कैस्पेज 9 को कन्वर्ट करेगा कैस्पेज 9 में, तो कैस्पेज 9 हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो गया तो वो फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा, प्रो कैस्पेज 3 को कन्वर्ट कर देगा कैस्पेज 3 में, कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो जाएगा। तो सेम पाथवे एग्जीक्यूशन हो जाएगा पूरे प्लान का। प्लान का क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा, वो क्या कर देगा, एपोप्टोसिस करा देगा। आई होप तुम्हें समझ में आएगा एक्सटेंसिव पाथवे क्या है और इंट्रिंसिक पाथवे क्या है। अब ग्रे एंजाइम वाले की बात करें जो हमने आज पढ़ा है, आज में हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे TCR होता है, यहाँ पे हमारा MSC1 होता है जो एंटीजन को लेके आएगा। ये TCR क्या करेगा, उसको पहचानेगा और परफोरिन रिलीज करेगा। परफोरिन क्या करेगा, पोर क्रिएट कर देगा, किसमें, टारगेट सेल में, जिसको मारना है उसमें क्या पोर क्रिएट कर देगा। पोर क्रिएट करने के बाद यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ग्रे एंजाइम निकल के आएंगे। ग्रे एंजाइम किस पे इफेक्ट करेंगे, टारगेट सेल पे जाएंगे। टारगेट सेल पे जाने के बाद क्या करेंगे ये लोग, प्रो कैस्पेज 10 को कन्वर्ट कर देंगे कैस्पेज 10 में। कैस्पेज 10 क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है। कैस्पेज 10 अगर एक्टिवेट हो गया, वो फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा, कैस्पेज 3 को। कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो गया, फिर क्या होगा, वो एग्जीक्यूशनल पाथवे आ जाएगा और अपोप्टोसिस हो जाएगी। ये तीनों पाथवे आई होप तुम लोग को समझ में आए होंगे कि कैसे ये पूरा पाथवे कंप्लीट हुआ, कैसे इसने पूरा एग्जीक्यूशन तक पहुंचा, कौन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, डेथ रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, परफोरिन कैसे काम करता है। आई होप सबको क्लियर होगा ये। अब हम क्या करते हैं, देखो अब तुम्हारा ये सारा कंप्लीट हो गया, तुम्हारा सारा अपोप्टोसिस कंप्लीट हो गया, उसका रेगुलेशन कंप्लीट हो गया, उसके पाथवेज कंप्लीट हो गए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस करने वाली हूँ मैं, उसमें क्या करूंगी, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूंगी, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और उसके बाद मैं तुम्हें सारा डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है, ऐसे करने वाले हैं। ये मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ 1 मिनट का, खुद देखो क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को डिसाइड करो कि कौन सा आंसर होगा, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ अभी। चलो हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट एपोप्टोसिस। इसमें पूछा है कि ऐसा इन चारों में से ऑप्शंस में से अपोप्टोसिस के लिए कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम पी पढ़ते हैं, चलो पी पढ़ने पे पता चलेगा, इट इज मीडिएटेड बाय एन इंट्रासेलुलर प्रोटियोलाइटिक कैस्केड। ऐसा है, ऐसा कुछ होता है कि इंट्रासेलुलर प्रोटियोलाइटिक कैस्केड होता है। हाँ ऐसा होता है, क्यों, जो प्रो कैस्पेजेस होती हैं हमारी, उनमें क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद ही वो कैस्पेज एक्टिव बनती हैं। अगर वो प्रो कैस्पेज टूटेंगी ही नहीं तो वो एक्टिव कैसे बनेंगी। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, दिस विल बी आवर राइट आंसर।
Now next is it is mediated by a family of proteases known as caspases. ऐसा कुछ है कि ये प्रोटेजेस की फैमिली होती हैं, क्या कैस्पेजेस हमारा मीडिएट करती हैं? तो हाँ, पूरा हमारा कैस्पेजेस पे ही डिपेंड था, तो ये तो हमारा सही होना ही है। नेक्स्ट इज साइटोक्रोम सी प्लेज अ रोल इन एपोप्टोसिस। क्या ऐसा है कि साइटोक्रोम सी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एपोप्टोसिस में? कौन से पाथवे में करता है? इंट्रिंसिक पाथवे में। कहाँ से रिलीज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हाँ, ये हमारा पाथ प्ले करता है, तो ये क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट इज जीन BCL2 इनहिबिट एपोप्टोसिस। ऐसा है, जो BCL2 है वो क्या है? हमारा एंटी एपोप्टोटिक है। अगर एंटी एपोप्टोटिक है मतलब इनहिबिट ही करेगा एपोप्टोसिस को, तो हमारा ये भी आंसर सही हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर? क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी, दैट इज PQR&S। तो हमारे चारों ऑप्शन सही होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करो इसको, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। चलो मैं बताती हूँ, हो गया तुम्हारा टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, देखो जब ये नॉट कोई क्वेश्चन में आए ना तो तुम उसको हाईलाइट कर लो नॉट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मिस कर जाते हैं नॉट को और हम आर पढ़ लेते हैं, तो उससे सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रोल ऑफ कैस्पेजेस इन अपोप्टोसिस। तो कुछ ऐसे रोल हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं जो कैस्पेजेस के नहीं है, तो हमें वो बताने के कौन से नहीं है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो इसमें क्या है? Caspases is a term used to refer to the initial signal that cause apoptosis. Caspase जो टर्म है, मतलब इसमें ये नहीं बोला कि इनिशियल करता है, उसमें क्या बोला है? जो कैस्पेज ये टर्म है, जो ये नाम है, ये जो टर्म है, वो ये रेफर करता है कि इनिशियल जो है सिग्नल जो आएगा वो कैस्पेसिस से आएगा अपोप्टोसिस का। ये तो गलत हो गया, क्योंकि कैस्पेसिस का जो टर्म है वो क्या बताता है कि ये सिस्टीन डिपेंडेंट है, एस्पार्टेट पे काम करती है सी टर्मिनल पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये नहीं बता रहा कि ये इनिशियल सिग्नल है दैट कॉजेज अपोप्टोसिस, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट गलत हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट इज कैस्पेसेस एंड एंजाइम्स दैट आर इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग एपोप्टोसिस एंड इन देयर एब्सेंस द सेल डाइज। ऐसा कुछ है कि कैस्पेसेस ही काम नहीं कर रही है एपोप्टोसिस के लिए, कोई और कर रहा है, और ये जब ये इनएक्टिव हो जाती हैं तब सेल क्या हो जाती है? मर जाती है। ये तो टोटली गलत है। हमने पढ़ा क्या है और ये बोल क्या रहा है? ये तो पूरा गलत है। नेक्स्ट इज कैस्पेसेस आर द इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। ऐसा है कि ये इनहिबिटर का काम करेंगे एपोप्टोसिस का। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैस्पेसेस कॉजेज एपोप्टोसिस टू बिगिन। ये तो पूरा ही गलत है, ऐसा कहीं ये तो पूरा चैप्टर ही इन्होंने उल्टा दिया, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो देखो ये वाला भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 1 नहीं है, अगर 1 होता तो ये वाला भी सही होता। अब हमारे ऑप्शन क्या बचे हैं? ये 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है हमें। नाउ फोर्थ इज कैस्पेसेस आर द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन एपोप्टोसिस इज ट्रिगर्ड। तो मैंने तुम्हें कहीं पढ़ाया कि ये जो कैस्पेसेस होती हैं ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होती हैं? मैंने तुम्हें नहीं बताया कि प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होती है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स तो मैंने बताया ही नहीं। तो कैस्पेसेस हमारी माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम नहीं होती हैं। हाँ, वो साइटोक्रोम सी जो रिलीज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एपोप्टोसिस कराने के लिए, लेकिन जो कैस्पेसेस होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम नहीं होती हैं। तो हमारा फोर्थ वाला भी गलत, मतलब ये हमारा ये वाला भी गलत हो गया, सी वाला भी गलत हो गया, मतलब सी वाला होने के चांसेस हैं। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं होता फिफ्थ वाला। नाउ फिफ्थ क्या है? Caspases are the proteases. Caspases are the proteases that carry out controlled destruction of a cell component during apoptosis. ये क्या हो गया? ये सही हो गया, ये तो सही हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जो कैस्पेसेस होती हैं वो कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन करती हैं। कंट्रोल्ड मतलब प्रोग्राम्ड, अपने उसमें नहीं करती हैं, इनको जो बताया जाता है वो करती हैं। प्रोग्राम्ड डिस्ट्रक्शन करती हैं सेल कंपोनेंट का ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। तो क्या होगा? फिफ्थ वाला तो सही हो गया।
और हमसे क्या पूछा था, आर नॉट अ रोल। तो ये जो चारों थे स्टार्टिंग वाले हमारे, ये रोल नहीं थे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तुम देखो। चलो हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक ये 1 मिनट का टाइम नहीं होता, कुछ सेकंड्स का टाइम होता है, 5 और 6 सेकंड्स का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कैस्पेजेस, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैस्पेजेस के लिए करेक्ट है। दे आर सिस्टीन प्रोटीजेस, ऐसा पढ़ा है तुमने, ऑब्वियसली ये तो पढ़ा है, कैस्पेजेस का जो टर्म है वही डिफाइन करता है कि वो सिस्टीन प्रोटीजेस हैं। नेक्स्ट, they cleave their target proteins, they cleave their target proteins at C terminal to a specific aspartate residues। ये क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया था, हाँ ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अपने ये टारगेट मॉलिक्यूल को सी टर्मिनल के एस्पार्टिक एसिड पे, स्पेसिफिक एस्पार्टिक एसिड पे ही काटती हैं। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, सही हो गया। थर्ड इज, दे आर सीरीन प्रोटीजेस, सीरीन प्रोटीजेस कैस्पेजेस नहीं होती हैं, कैस्पेजेस क्या हैं, सिस्टीन प्रोटीजेस हैं, और जो हमारी ग्रे एंजाइम है वो हमारी है सीरीन प्रोटीजेस, ठीक है, वो है हमारी सीरीन प्रोटीजेस, लेकिन कैस्पेजेस क्या है, सिस्टीन प्रोटीजेस हैं। तो ये क्या हो गया, गलत, ये क्या हो गया, टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट इज, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रिकर्सर्स या फिर प्रोकैस्पेजेस। ऑब्वियसली पहले क्या होती हैं, प्रोकैस्पेजेस होती हैं, उसके बाद इनमें प्रोटीलेटिक क्लीवेज होगा, ये क्लीवेज क्या करेगा, इनको कैस्पेजेस में, एक्टिव कैस्पेजेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। तो आंसर कौन सा होगा, PQS, तो आंसर विल बी योर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकंड्स का टाइम। चलो, इसमें क्या बोला है, अपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है, एक ही नाम है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो या फिर अपोप्टोसिस हो। अकर्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब सब में हो सकता है, एक्सेप्ट दे रखा है इसमें, देखो एक्सेप्ट याद रखना, एक्सेप्ट दे रखा है, ठीक है। इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, तो ऐसा कुछ है कि जो अपोप्टोसिस है हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है, हाँ, किस पाथवे के थ्रू, ग्रे एंजाइम वाले पाथवे के थ्रू। ये क्या कराते हैं, अपोप्टोसिस कराते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स का या फिर ट्यूमर्स का। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, दिस विल बी योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, चलो ये तो एक्सेप्ट ढूंढना है ना, मैं जो गलत है वो ढूंढना है। इन अ सेल डैमेज्ड बाय इंजरी, इंजरी से अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है तब भी हमारा एपोप्टोसिस क्या आता है, काम में आता है, ये हमारा काम में आता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन की बात करूं, इन सेल्स विद पोटेंशियली कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन, तो तुम मुझे ये बताओ जहाँ पे पोटेंशियली कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस हो रही हैं तो एपोप्टोसिस काम आएगा, म्यूटेशंस हो रही हैं, मैंने कहीं तुम्हें किसी भी पॉइंट पे ये बताया कि अगर पोटेंशियली कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन अगर हो जाती है तो अपोप्टोसिस कराएगी उसके सेल का, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, अपोप्टोसिस इन काम के लिए नहीं होता, इसमें उसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसमें वो अपोप्टोसिस नहीं करा सकता। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी आवर राइट आंसर। तो मतलब ये काम नहीं कराती है, ये सारे काम कराती है। जैसे ड्यूरिंग द एलिमिनेशन ऑफ टिश्यू, जब किसी टिश्यू का एलिमिनेशन करना हो या फिर उसको हटाना हो या फिर उसको डाइजेस्ट करना हो या फिर उसको अपोप्टोसिस कराना हो इसका, बिटवीन द डिजिट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन फिंगर्स, तुम्हें पता है कि ये जो हमारे ह्यूमन फिंगर्स हैं ये वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, वेब लाइक, ऐसे देखो ये हमारी फिंगर हो गई 1 2 3 4 5, ये क्या होता है, वेब, ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है, इनके बीच में जो होती है अपोप्टोसिस होती है, अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ टिश्यूज, क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ टिश्यूज, इसके बीच वाले जो टिश्यूज होते हैं वो हटते जाते हैं, देखो यहाँ ये वाला हटता जाएगा, ये भी हटता जाएगा, ये भी हटता जाएगा,
तो ये वाली जो चीजें हैं वो हमारी तब बनती है, वरना तो ये हमारा वेब लाइक होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये हटेंगे तो ये हमारे ये वाले टिश्यूज एलिमिनेट होंगे विद द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस, और हमारा पूरा हाथ ऐसे ह्यूमन फिंगर्स अच्छे से ऐसे बन जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा, सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेकंड का टाइम। अच्छा चलो, नाउ द वन डिफरेंस बिटवीन अ रिसेप्टर मीडिएटेड apoptosis एंड माइटोकॉन्ड्रिया मीडिएटेड apoptosis। अब मुझे ये बताओ रिसेप्टर मीडिएट कौन सी होती है, ये होती है एक्सट्रिंसिक पाथवे वाली, और माइटोकॉन्ड्रिया वाली कौन सी होती है, इंट्रिंसिक पाथवे वाली। तो इसमें क्या बोला है कि इन दोनों में डिफरेंस कौन सा होगा। नाउ पहला ऑप्शन देखते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड apoptosis मेक यूज ऑफ प्रोकैस्पेज 9। ऐसा तुमने पढ़ा था कि जो प्रोकैस्पेज 9 है वो रिसेप्टर मीडिएटेड apoptosis में काम आ रहा है, मैंने तो नहीं पढ़ाया। इसमें कौन सी कैस्पेज काम आती है, इसमें आती है कैस्पेज 8 काम। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ये याद रखना कि एक्सटेंसिव पाथवे में कौन सी कैस्पेजेस काम आ रही हैं और इंट्रिंसिक पाथवे में कौन सी कैस्पेजेस काम आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज FADD एंड TRADD serve as a protein kinases in a receptor mediated apoptosis। तो ये मैंने कभी पढ़ाया कि जो FADD है वो किसी प्रोटीन काइनेज का पार्ट है या फिर प्रोटीन काइनेजेस है, किसी को फॉस्फोराइलेट करा रहा है वो, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करा रहा। इसके पास क्या है, डेथ डोमेन है, डेथ इफेक्टर डोमेन है। तो ये प्रोटीन काइनेजेस कैसे हो गया, ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ये हमारा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया मीडिएटेड एपोप्टोसिस, मतलब इंट्रिंसिक पाथवे मेक्स यूज ऑफ एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। यूज ऑफ क्या होता है, मतलब मेक्स यूज ऑफ एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस का यूज नहीं करता, वो क्या करता है, साइटोक्रोम सी निकालेगा, वहां से इनिशिएटर आती हैं, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस आता है, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस नहीं होता है, ये कोई डिफरेंस नहीं है अगर मैं रिसेप्टर मीडिएटेड एपोप्टोसिस की बात करूं और माइटोकॉन्ड्रिया मीडिएटेड एपोप्टोसिस की बात करूं, दोनों में एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस आती ही आती हैं, चाहे वो रिसेप्टर हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों यूज करते हैं एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को, ठीक है। नेक्स्ट है डी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया मीडिएटेड एपोप्टोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ साइटोक्रोम सी इन द साइटोसोल। देखो ये हुआ डिफरेंस, इसको बोलेंगे डिफरेंस। इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, साइटोक्रोम सी जो होता है वो हमारा साइटोसोल में आता है, कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। ये हमारा डिफरेंस हुआ, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला विल बी आवर राइट आंसर। आई होप तुम लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोच समझ के करना, मैं 2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, एक बार पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो कराती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। इन द सी एलिगेंस, हमने पढ़ा है सी एलिगेंस का, ठीक है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस एंटी एपोप्टोटिक सेड 9 बोला इसने इनिबिट करती है प्रो एपोप्टोटिक को, ठीक है, ये तो मैं भी पता है, सेड 9 इनिबिट करती है सेड 4 को और सेड 3 को, ठीक है, सेड 4 को इनिबिट करती है। द सेड 4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेड 3। ये भी तुमने पढ़ा है कि सेड 9 इनिबिट करेंगे सेड 4 को, और सेड 4 क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिवेशन ऑफ सेड 3। लाइकवाइज इन मैमल्स, मैमल्स की बात करें तो जो हमारी एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है BCL2, वो भी क्या इनिबिट करती है प्रोपेप्टोटिक प्रोटीन्स को, जैसे हमारा APAF1 हो गया। अब APF1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, फॉर एक्टिवेटिंग अ कैस्पेज 9, किसको एक्टिवेट करने के लिए, कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करने के लिए। नाउ अब हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। इन एन एक्सपेरिमेंट एक्टिवेटेड कैस्पेज 9, इन्होंने क्या करा है, एक्टिवेटेड कैस्पेज 9 ली, उसको क्या करा, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सी एलिगेंस, उसको किस में डाल दिया, सी एलिगेंस में डाल दिया, ठीक है, इसको तो एलिगेंस में डाल दिया। एंड वाइल इनएक्टिवेटेड सेड 3, जो इनएक्टिवेटेड थी कौन, सेड 3, उसको कहाँ डाल दिया, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मेमेलियन सेल, इसको कहाँ डाल दिया, हमारे मेमेलियन सेल में डाल दिया। तो मुझे ये बताओ तुम, अगर कैस्पेज 9 को डालूंगी तो क्या कराएगी ये तो एपोप्टोसिस करा देगी, और सेड 3 को डालूंगी
तो ये क्या कराएगी, इनएक्टिव है, लेकिन इनएक्टिव है तो मतलब एपोप्टोसिस तो नहीं होगी, एपोप्टोसिस नहीं होगी। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट इज सी एलिगेंस सेल्स वुड नॉट एपोप्टाइज। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैस्पेज 9 तो एपोप्टोसिस करा रही है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नाउ सी एलिगेंस सेल्स एंड मेमेलियन सेल्स बोथ आर एपोप्टोसिस, ये भी पॉसिबल नहीं, दोनों एपोप्टोसिस कैसे कर देंगी, कैस्पेज 9 ही तो कर पाएगी, सेड3 इनएक्टिवेटेड है तो वो कैसे कर पाएगी, वो तो कर ही नहीं पाएगी। नाउ सी एलिगेंस सेल्स एंड ममेलियन सेल्स बोथ आर नॉर्मल, ये भी पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि अब हमने कैस्पेज 9 जो डाली है उसमें तो एपोप्टोसिस होगी, तो नॉर्मल कैसे हो जाएंगे, ये तो गलत हो गया। लास्ट इज सी एलिगेंस सेल्स वुड एपोप्टोज while the mammalian cell would survive. Obviously जो सी एलिगेंस सेल्स होंगी उनमें अपोप्टोसिस हो जाएगी, लेकिन जो ममेलियन सेल्स होंगी, जो ममेलियन सेल्स होंगी वो सरवाइव करेंगी। क्यों, क्योंकि उनमें इनएक्टिवेटेड सेड3 डाला है। आई थिंक आज ही हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, हमारा पूरा अपोप्टोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लूंगी। और क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं, और इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर पे, और इसके बारे में और क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हो तो और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे क्या होगा, तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच।